हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 11 अक्टूबर 2024, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि अष्टमी और नवमी दोनों रहेगी आज। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। दोस्तों, आज की कुछ प्रमुख खबरों में देखेंगे स्कूलों की टाइमिंग में हुआ बदलाव, अब इस समय लगेगी कक्षाएं। वहीं नवरात्रि दशहरा से पहले मोदी सरकार ने 5 बड़ी घोषणाएं की हैं। रतन टाटा श्री को फिर से भारत रत्न देने की मांग उठी। छोटे बच्चों के माता पिता के लिए भी एक बड़ी चेतावनी भरी खबर सामने आई है। इजराइल ईरान जंग तीसरे विश्व युद्ध की ओर आगे बढ़ी। इस देश में आया भयंकर तूफान, 225 से ज्यादा लोगों की हुई मौत, 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द की गई। वहीं जानेंगे दोस्तों, भारत के एक बैंक ने लोन भी महंगा कर दिया। इस बैंक से लोन लेने वाले ग्राहकों के लिए बड़ी खबर देखेंगे, हर महीने की किस्त अब बढ़ने वाली है। और भी देखेंगे आज के मौसम समाचार, सरकारी नौकरियों की जानकारी, आज के ताजा सोना चांदी के भाव समेत आज की कुल 50 बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन 11 अक्टूबर को हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। खुश नसीब वाले परिवारों को घर में बेटी मिलती है। बेटी माँ लक्ष्मी का रूप होती है। और वहीं आज 11 अक्टूबर को नवरात्रि की अंतिम तिथि भी है। दुर्गाष्टमी का पर्व भी है। भगवान गणेश, शिव शंकर भोलेनाथ और देवी दुर्गा के साथ ही शुक्र ग्रह की पूजा करना आज बहुत ही शुभ रहेगा। इसके अलावा भी छोटी कन्याओं को कुछ दान करें, श्रृंगार की चीजें वगैरह, कन्याओं को भोजन करवाएं। शारदीय नवरात्रि की आज अंतिम तिथि है और इस दिन देवी दुर्गा के 9वें रूप सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। और फिर कल 12 अक्टूबर को बुराई पर जीत का त्योहार दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। तो आप सभी को दुर्गाष्टमी, महानवमी और दशहरा पर्व की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए अगली खबर, रतन टाटा के निधन पर देश भर में शोक की लहर छा गई। महाराष्ट्र और झारखंड राज्य में सरकारों ने एक दिन का राजकीय शोक भी घोषित किया। रतन टाटा का जाना मतलब एक युग का अंत हो गया है। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया। पंचतत्व में विलीन हुए भारत के महारत्न। राजकीय सम्मान के साथ पहले उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर का भी सम्मान दिया गया और उनकी अंतिम यात्रा के दौरान देश भर में हर किसी की आंखें नम हो गई, क्योंकि पद्म विभूषण रतन टाटा अब नहीं रहे हैं। बचपन में ही अपने माता पिता से अलग हुए थे। दादी ने इनकी परवरिश की थी। इनके जीवन का एक किस्सा है, बारिश में एक भीगते परिवार को देखकर इन्होंने सबसे सस्ती कार टाटा नैनो बनाई थी। वहीं रतन टाटा के मरणोपरांत अब एक मांग उठ रही है कि इस साल उन्हें सर्वोच्च सम्मान दिया जाए। उनके निधन के बाद रतन टाटा को भारत रत्न देने की मांग एक बार फिर से उठी है और यहाँ तक कि महाराष्ट्र सरकार ने तो रतन टाटा को भारत रत्न मिले इस प्रस्ताव को कैबिनेट से भी मंजूरी दे दी है। और एक भावुक करने वाली बात यह रही, रतन टाटा के निधन पर उनका जो डॉग है वो भी बहुत मायूस नजर आ रहा, कल सुबह से कुछ नहीं खा रहा है। दोस्तों, भारत के एक सफल उद्योगपति के रूप में रसोई से लेकर आसमान तक टाटा ग्रुप को कई ऊंचाइयों और बुलंदियों तक पहुंचाया रतन टाटा ने। हमारे घरों में सुबह की चाय, खाने की दाल, रसोई में नमक और हवाई सफर तक हर जगह आपको टाटा का ब्रांड देखने को मिल जाएगा। मैंने आपको कल डीएलएस न्यूज पर इसके बारे में एक विस्तृत जानकारी वाला वीडियो भी बताया था कि टाटा का साम्राज्य कितना बड़ा है। नमक, कार, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से लेकर अब तो सेमीकंडक्टर सेक्टर में भी टाटा ने अपनी जगह बनाई है। और टाटा के इस ब्रांड को दुनिया भर के 6 महाद्वीपों में 100 से ज्यादा देशों में टाटा समूह को विस्तृत करने में रतन टाटा का अहम योगदान रहा है। रतन टाटा ने ही विदेशी कंपनियों को खरीदने की शुरुआत की थी। कई अमेरिकी और ब्रिटिश कंपनियों पर रतन टाटा ने भारत का देसी ठप्पा लगाया था। ये है टाटा ग्रुप का साम्राज्य। हर एक सेक्टर में आपको टाटा ग्रुप की पहचान मिल जाएगी। और सिर्फ एक सफल उद्योगपति के रूप में ही नहीं, बल्कि रतन टाटा दान देने में भी नंबर 1 थे। इनकी रेस या जीवन का लक्ष्य दुनिया के अमीर लोगों की लिस्ट में नंबर रैंक हासिल करना नहीं था, बल्कि रतन टाटा की कमाई का 66% हिस्सा चैरिटी में देते थे। वो गरीब छात्रों के कल्याण के लिए भी टाटा ग्रुप की तरफ से स्कॉलरशिप दी जाती है। राष्ट्र प्रथम की इसी भावना के चलते जब रतन टाटा इस दुनिया से अलविदा हुए तो हर किसी की आंखें नम हो गई। इनकी सादगी और दरिया दिली ही मुख्य पहचान रही है। ये अपनी सरलता से हर किसी का दिल जीत लेते थे। कंपनी से जुड़े छोटे से छोटे कर्मचारी को भी ये अपना परिवार मानते थे और गरीबों जरूरतमंदों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे रतन टाटा। ये वो महान शख्सियत है जिसे युगों युगों तक कभी नहीं भुलाया जाएगा। और दोस्तों, दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स ने भी रतन टाटा के लिए उनके निधन पर एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि वो एक दूरदर्शी लीडर थे। उनकी क्षति दुनिया भर में महसूस की जाएगी। भारत ने एक होनहार बेटा खो दिया है। अडानी अंबानी ने भी उद्योगपति रतन टाटा के निधन पर कुछ यूं शोक जताया। न सिर्फ भारत के नेता उद्योगपतियों से रतन टाटा को श्रद्धांजलि मिली, बल्कि दुनिया भर में रतन टाटा के लिए लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। और एक किस्सा बताता हूँ आपको रतन टाटा का। एक बार पीएम मोदी ने रतन टाटा को सिर्फ एक शब्द का एसएमएस भेजा था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तो एसएमएस में लिखा था सिर्फ वेलकम, स्वागत है। और उसके बाद 2008 में टाटा नैनो का प्लांट पश्चिम बंगाल से गुजरात में शिफ्ट कर दिया था रतन टाटा ने। तो दोस्तों, आधुनिक भारत को एक नई ऊंचाइयों बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए एक महान लीडर्स के रूप में छाप छोड़कर रतन टाटा हम सभी के दिलों में हमेशा हमेशा के लिए समा गए। हमारे पूरे डीएलएस परिवार की तरफ से भी भावपूर्ण अश्रुपूरित श्रद्धांजलि। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। चलिए दोस्तों, अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी लाओस दौरे पर पहुंच चुके हैं और
और यहाँ पीएम का ग्रैंड वेलकम किया गया। गायत्री मंत्र और हिंदी में उनका अभिवादन करके स्वागत किया गया। लाओस पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर से भी सम्मानित किया गया। अभी पीएम मोदी 21वें आसियान भारत और 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए लाओस पहुंचे हैं। यहाँ गायत्री मंत्र का पाठ और बिहू नृत्य से पीएम का भव्य स्वागत हुआ। ये एक कम्युनिस्ट देश है लाओस। यहाँ पहुंचे पीएम मोदी तो बौद्ध भिक्षुओं ने भी प्रधानमंत्री का स्वागत किया। रामायण देखी। आसियान समिट में पीएम ने कहा कि हम शांति प्रिय देश हैं। 21वीं सदी हमारी है। 21वीं सदी भारत और आसियान देशों की सदी है। लाओस में कुछ यूं बोले पीएम मोदी। भारत सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि हम शांति प्रिय देश हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं। वहीं दोस्तों भारत और आसियान देशों ने विभिन्न क्षेत्रों में डीपीआई का लाभ लेने के लिए भी सहयोग पर जोर दिया। और इस दौरान शिखर सम्मेलन के अवसर पर पीएम मोदी ने जापान के नवनियुक्त प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ वार्तालाप यानी बातचीत भी की। द्विपक्षीय बैठक हुई। वहीं भारत के एक्ट ईस्ट नीति ने आसियान देशों के साथ संबंधों को नई ऊर्जा, गति और दिशा दी। यूं कुछ संबोधन दिया पीएम मोदी ने इस समिट में। चलिए आगे बढ़े खबरों में। देखिए आप, सरकार ने एक बहुत ही अच्छा फैसला लिया है। भारत में ही बनेंगे घरेलू खपत के लिए सभी मोबाइल फोन। आयात पर यानी कि इंपोर्ट पर निर्भरता कम होगी, क्योंकि सरकार ने फैसला लेते हुए पीएलआई स्कीम को और बढ़ा दिया। अभी वैसे भी बड़ी चीनी कंपनियां जैसे ओप्पो, वीवो, श्योमी और रियलमी भी भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग करने लगी है। और साथ ही कई सारे हमारे स्थानीय ब्रांड जैसे लावा, माइक्रोमैक्स वगैरह भी हैं जो भारत में स्मार्टफोन बना रहे हैं। अब तो एप्पल भी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर चुकी है। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में बेचे जाने वाले 99% मोबाइल फोन अभी स्थानीय रूप से बनाए जाते हैं और बाकी जो 1% है वो भी जल्द ही स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं द्वारा तैयार किए जाएंगे। ये सरकार ने प्लान बनाया है और पीएलआई स्कीम का भी टारगेट बढ़ा दिया है, जिस बाबत जानकारी आप देख सकते हैं। कुल मिलाकर इससे मेड इन इंडिया पहल को बढ़ावा मिलेगा, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। किसान भाई लोगों से जुड़ी अच्छी खबर है। अब देसी गाय भैंस भी बनेगी सरोगेसी मदर। टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा होगी। मुर्रा, साहिवाल जैसी ज्यादा दूध देने वाली नस्लें पैदा की जाएगी इससे। मतलब अब कम दूध देने वाली जो देसी गाय भैंसें होती हैं वो भी सरोगेसी मदर बनकर ज्यादा दूध देने वाली नस्लों को, उनके बच्चों को जन्म दे पाएगी। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान IVRI ने टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक पशुओं के लिए भी इजाद कर ली है। तो इससे किसानों को अच्छा फायदा ये होगा, किसानों की दूध की पैदावार बढ़ेगी और, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार से मांग की है 15 लाख रुपए तक बढ़ाओ नॉन क्रीमी लेयर की लिमिट। अब देखते हैं केंद्र सरकार की तरफ से इस पर क्या फैसला लिया जाता है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। और वही खबर है, विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक की तरफ से भी भारत का विकास अनुमान बढ़ाया गया है। विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष में भारत की विकास दर को 7% कर दिया है और अगले वित्त वर्ष में 6.7% रहने का अनुमान जताया है। वहीं दोस्तों 2024 की पहली 6 माह में यूपीआई ने भी तोड़े ट्रांजैक्शन के नए रिकॉर्ड। एनपीसीआई की तरफ से यूपीआई के ये आंकड़े जारी किए गए हैं, जिसके मुताबिक दोस्तों जनवरी से जून 2024 के दौरान यूपीआई के जरिए तकरीबन 78.97 अरब लेन देन हुए हैं। इतने नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन है, अमाउंट तो और भी बहुत ज्यादा है। चलिए अगला अपडेट देखिए। केंद्र सरकार ने राज्यों को 1,78,173 करोड़ रुपए का कर यानी कि टैक्स हस्तांतरित किया। ये टैक्स राशि राज्यों को दी गई है विकास के लिए। किन किन राज्यों को कितनी मिली है आगे मैं आपको कुछ डेटा भी बताऊंगा इससे जुड़े। वही खबर देखिए, हरियाणा में चुनाव के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने पहला गिफ्ट दिया। हरियाणा को भी 1947 करोड़ रुपए जारी किए। हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी बोले कि नॉन स्टॉप हरियाणा को और स्पीड मिलेगी, विकास को आगे बढ़ाया जाएगा। हरियाणा में आचार संहिता हटते ही विकास के लिए ये धनराशि जारी की है केंद्र सरकार ने। अभी वैसे चुनाव के रिजल्ट के साथ ही हरियाणा के बाद अब जम्मू कश्मीर से भी आचार संहिता खत्म हो चुकी है, तो अब नई सरकार कई अहम फैसले भी ले पाएगी। जम्मू कश्मीर में अमर अब्दुल्ला दूसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि ये विधायकों के नेता भी चुन लिए गए हैं। आज दावा पेश करेंगे। 13 या 14 अक्टूबर को शपथ ग्रहण होगा। वहीं मुख्यमंत्री बनने से पहले अमर अब्दुल्ला बोले कि भाजपा से 370 बहाली की मांग करना मतलब मूर्खता है। जब केंद्र में सरकार बदलेगी तब चर्चा करेंगे। यानी इनका मानस अभी भी यह है कि जम्मू कश्मीर में वापस धारा 370 को लागू किया जाए। वैसे जम्मू संभाग के 8 पुलों का लोकार्पण भी करेंगे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल 12 अक्टूबर को। बीआरओ के 75 ढांचों का भी लोकार्पण करेंगे। चलिए इधर हरियाणा में देखिए दोस्तों, मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण 15 अक्टूबर को होने की संभावना है। अधिकारी तैयारियों में जुटे। अभी पीएम मोदी विदेश दौरे पर हैं, इस वजह से तारीख को टाला गया। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए 2000 करोड़ का मिशन मौसम भी तैयार हो चुका है। देखिए सरकार का नया प्लान। अभी आपको पता होगा हमारे देश में कई राज्यों में मानसून सीजन के दौरान बहुत ज्यादा भारी बारिश हो जाती है, तो कई इलाकों में भयंकर बाढ़ आती है। कुछ जगहों पर भूस्खलन वगैरह भी होते हैं। तो जलवायु परिवर्तन के चलते जो देश में कई जगहों पर सूखा पड़ जाता है, इन घटनाओं से किसानों को बड़ा नुकसान होता है, आम आदमी को भी काफी समस्या होती है। इन्हीं सबको देखते हुए अब मिशन मौसम केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। इस मिशन के तहत 2026 तक एक सुपर कंप्यूटर और उपग्रह प्रणालियों को और आधुनिक तरीके से विकसित किया जाएगा, जिससे कि किसानों के लिए सटीक समय रहते भविष्यवाणी की जा सकेगी। समझ रहे हो, मतलब किसानों को पहले से ही इन प्राकृतिक आपदाओं के बारे में जानकारी मिल जाएगी, अवगत हो जाएंगे। एक रिपोर्ट्स कहती है दोस्तों कि हर साल चक्रवात, बाढ़, सूखा और हीट वेव जैसे जलवायु परिवर्तन से उपजी आपदाओं के चलते करीब 10,000 लोगों की मौत हो जाती है। तो इस संख्या पर भी लगाम लगाई जा सकेगी, है ना। ये सरकार का प्लान है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, निवेशकों के लिए बड़ी खबर। अब एनएसई पर नहीं कर सकेंगे इस तरह की ट्रेडिंग। जी हाँ, दरअसल सेबी के न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग अब एनएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वीकली इंडेक्स ऑप्शन की ट्रेडिंग कॉन्ट्रैक्ट जो है बंद करने जा रहा। बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी और फिन निफ्टी, इन तीनों ही इंडेक्स पर ये जो लास्ट एक्सपायरी डेट
डेट रहेगी 13 नवंबर, 18 नवंबर, 19 नवंबर, ये लास्ट ट्रेडिंग डेट रहेगी। उसके बाद डिसकंटिन्यूएशन ऑफ वीकली डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट ऑन दीज ऑल 3 इंडेक्स, ये एनएसए की तरफ से नया सर्कुलर जारी किया गया, देख सकते हैं आप, कल ही 10 अक्टूबर को। तो कहने का मतलब दोस्तों, जो बैंक निफ्टी वगैरह में ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए अब वीकली कॉन्ट्रैक्ट बंद होने जा रहे हैं, वीकली एक्सपायरी नहीं रहेगी। हो सकता है एनएसई मंथली एक्सपायरी के ऊपर इन पर ट्रेडिंग शुरू करें, बाकी अभी केवल निफ्टी 50 ही वीकली एक्सपायरी के लिए कंटिन्यू होगा, ये एनएसई के द्वारा जारी सर्कुलर के मुताबिक है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 105वें स्थान पर आया। हाँ, हालांकि पाकिस्तान हमसे पीछे है, लेकिन फिर भी नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश की हालत हमसे बेहतर है। हंगर इंडेक्स का मतलब किस देश में कितने लोग भूखे सोते हैं, इस संख्या के मामलों में इस साल भारत दुनिया के 127 देशों में 105वें नंबर पर रहा। हालांकि पिछले साल 111वें स्थान पर था, 2022 में 107वें स्थान पर था, यानी इस साल हालात मामूली ठीक हैं, लेकिन अभी भी ये स्कोर बहुत ज्यादा बड़ा है, क्योंकि नेपाल 68 यानी 68, श्रीलंका 56 और बांग्लादेश सिर्फ 84 नंबर पर है। इनसे हमारी भारत की रैंकिंग काफी ज्यादा, मतलब भारत में लोग भूखे ज्यादा सोते हैं। ये वाकई में बड़ी चिंताजनक बात है। ये 21 एशियाई देशों का जीएचआई स्कोर भी आप इस लिस्ट में टेबल में देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए, मुकेश अंबानी पहले नंबर पर बरकरार रहे, गौतम अडानी को दूसरा मुकाम मिला। फोर्ब्स की तरफ से 2024 के रिचेस्ट इंडियंस की लिस्ट जारी की गई। वहीं देखिए बड़ी खबर, ईडी ने दिल्ली और गुरुग्राम में तकरीबन 15 ठिकानों पर रेड मारी, 200 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति पहचानी और कंपनी ने 400 से ज्यादा इन्वेस्टर्स के साथ धोखाधड़ी की थी, उन कंपनियों को सीज भी किया। और वहीं खबर है दोस्तों, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 11 राज्यों के 75 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे। इनकी लागत तकरीबन 2236 करोड़ रुपए है। बीआरओ ने भी 22 सड़कें और 51 पुल बनाए हैं। इनका उद्घाटन आज और कल 11-12 अक्टूबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। ये अलग अलग राज्यों में किए जाएंगे उद्घाटन, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और वहीं देखिए एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट दोस्तों, हमारे देश के तकरीबन 11 लाख बच्चे बाल विवाह के खतरे में हैं और इन बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है, 5 लाख से भी ज्यादा। एनसीपीसीआर की तरफ से 2023-24 का डेटा जारी किया गया। एनसीपीसीआर का मतलब नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई, जिसके मुताबिक 11 लाख बच्चों की ऐसी पहचान की गई है जो बाल विवाह के खतरे में थे। अब जरा सोचिए, अभी भी हमारे देश में बाल विवाह कितना ज्यादा कुप्रथा के रूप में बना हुआ है। वहीं भारत की जनसंख्या जनगणना पर भी रिपोर्ट आ रही कि जनवरी 2025 के बाद भारत में जनगणना शुरू हो सकेगी, क्योंकि कई राज्यों की सीमाओं को सील करने की जो रोक लगी थी उसको भी हटा दिया। 31 दिसंबर तक अब राज्य बॉर्डर बदल सकते हैं और अब देशव्यापी जनगणना 2025 में ही शुरू हो पाएगी। जनगणना रजिस्ट्रार की तरफ से एक आदेश जारी किया गया, देख सकते हैं आप, जनगणना रजिस्ट्रार ने लगी रोक को भी हटा दिया है। वहीं दोस्तों कलकत्ता ट्रेनी डॉक्टर मामले पर खबर आ रही है। बंगाल में डॉक्टरों की भूख हड़ताल का 5वां दिन कुछ यूं रहा। सरकार से मीटिंग हुई लेकिन बेनतीजा रही और खबर है कि 5 दिनों से जो भूख हड़ताल कर रहे हैं उनमें 2 डॉक्टरों की हालत भी बिगड़ी है, लेकिन अभी भी बंगाल सरकार इनकी मांगे मानने के लिए तैयार नहीं है। चलिए खबर देखिए आप, साहित्य के नोबेल पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है। साउथ कोरिया की हांगकांग को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिलेगा। इंसानी जीवन के बिखराव और ट्रॉमा को कहानियों में पिरोने के लिए इन्हें ये सम्मान दिया जाएगा इस साल 2024 का। वहीं बड़ी खबर है, भारत 2 न्यूक्लियर सबमरीन बनाएगा। 31 प्रीडेटर ड्रोन अमेरिका से खरीदेगा। 80,000 करोड़ की दोनों डील को कैबिनेट की मंजूरी मिली। खेल समाचार पर अच्छी खबर आ रही है, भारत की T20 में बांग्लादेश पर सबसे बड़ी जीत दर्ज हुई। 36वीं बार 200 प्लस स्कोर बनाया। 7 इंडियन बॉलर्स को विकेट मिले। ये नया रिकॉर्ड बनाया भारत ने बांग्लादेश को दूसरे T20 मुकाबले में 86 रन से हराते हुए। वहीं विमेंस वर्ल्ड कप में भी भारत ने श्रीलंका पर बड़ी जीत दर्ज की, मैंने आपको बताया। अब ऑस्ट्रेलिया से पार पाना होगा। चलिए खबर है दोस्तों, दिल्ली में इस बार दशहरे पर होगा दुनिया के सबसे ऊंचे रावण का दहन। 40 कलाकारों ने 4 महीने में मिलकर 211 फीट का रावण का ये पुतला बनाया है और कल दशहरे पर इसका दहन किया जाएगा। वहीं खबर है, उत्तर प्रदेश में पहली बार आज महानवमी के मौके पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से यह बड़ी घोषणा की गई है। आज शुक्रवार को यूपी में अवकाश यानी कि छुट्टी रहेगी, सार्वजनिक छुट्टी, क्योंकि कई संगठन इसकी मांग कर रहे थे। तो आखिरकार योगी सरकार ने न सिर्फ 11 अक्टूबर को बल्कि कल 12 अक्टूबर को विजयादशमी के मौके पर भी अवकाश का आदेश घोषित कर दिया, मतलब छुट्टी रहेगी। और परसों तो वैसे भी संडे हो गया, तो यूपी में कुल मिलाकर अब अगले 3 दिन लगातार छुट्टियां आने वाली हैं। वहीं दोस्तों दीपावली से पहले उत्तर प्रदेश सरकार को केंद्र सरकार से भी 32,000 करोड़ रुपए मिले और इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अब यूपी के विकास में और तेजी आएगी। यूपी सरकार का एक और प्लान देखिए, अब छोटे शहरों में भी चालू होंगे सिनेमाघर। 100% तक अनुदान का शासनादेश जारी हो चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए ये नई समेकित प्रोत्साहन योजना शुरू की है, जिसके तहत ये निर्माण करने वाले उद्योगों को 100% तक भी सब्सिडी दी जाएगी, है ना। चलिए दिल्ली सरकार का भी एक बड़ा फैसला देखिए, विधायक निधि को बढ़ाकर 15 करोड़ कर दिया है, जो कि पहले 10 करोड़ ही थी विधायक फंड की राशि में। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने कैबिनेट बैठक में ये फैसला लिया है। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव से पहले एक बार फिर पीएम मोदी की तारीफ की और बोले कि मोदी टोटल किलर है, बाहर से पिता जैसे दिखते हैं। उनकी मिमिक्री भी की उन्होंने। वहीं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर एक और बड़ी खबर आ रही, ईरान पर पलटवार करने की तैयारी में अब इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने तकरीबन 30 मिनट तक अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से बातचीत की और इस दौरान रक्षा मंत्री बोले कि ऐसा हमला होगा कि ईरान समझ ही नहीं पाएगा। कहीं न कहीं यूं लगता है मानो दोस्तों अब इन दोनों देशों की जंग कहीं न कहीं दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध का रूप ना ले रहे। इजराइल ने गाजा स्कूल पर भी एक हमला किया जिसमें 28 लोगों
की ओर जान चली गई। इजरायली गोलाबारी में लेबनान में 2 शांति सैनिक घायल भी हुए हैं। और खबर है कि इजराइल अब लेबनान में जमीनी अभियान भी चला रहा है। 10,000 सैनिक दे सकते हैं बड़े युद्ध को अंजाम। तो इजराइल ईरान जंग में एक बार फिर से बड़ी तबाही मच सकती है। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, आपको एक बात याद दिला दूं, अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हो दोस्तों, तो जुड़ जाइए दोस्तों। इस वीडियो के नीचे आपको एक काले रंग का सब्सक्राइब बटन दिखेगा, उसे दबाकर बेल आइकन जो घंटी का बटन बनकर आएगा उसको भी जरूर दबा देना। इससे होगा ये दोस्तों कि आप और मैं जुड़ जाएंगे और रोजाना मैं आप तक काम की खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, सरकार की नई योजनाओं की जानकारी सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंचाता रहूंगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई अपनी। चलिए अब बात करते हैं मौसम की। तो देखिए आप, मौसम विभाग ने जाते जाते मानसून के बीच अब भी 13 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। चलो फटाफट से देखिए कुछ राज्यों के मानसून अपडेट। मध्य प्रदेश में इंदौर में तेज बारिश हुई, रावण के पुतले भी भीगे, धार, बड़वानी, हरदा में भी पानी गिरा। राजस्थान में भी अक्टूबर में तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि फिर से शुरू हो गई। 6 जिलों में मौसम बदला, 14 साल का रिकॉर्ड टूटा, तापमान में 3 डिग्री की गिरावट आई। छत्तीसगढ़ रायपुर में भी देखिए बदला मौसम, तेज धूप के बाद बरसात कई जिलों में देखी गई। बिलासपुर, बस्तर संभाग में भी बूंदाबांदी के आसार है। 11 जिलों में अभी भी छत्तीसगढ़ में येलो अलर्ट है। और इधर बिहार के भी 7 जिलों में आज बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। पटना में छाए रहेंगे बादल। 2 दिन बाद पूरे प्रदेश से मानसून की विदाई हो जाएगी। हिमाचल प्रदेश में 5 दिन तक मौसम साफ रहेगा, फिर दिन का तापमान बढ़ेगा। वहीं पंजाब, चंडीगढ़ में भी अगले 5 दिन मौसम साफ रहेगा। हरियाणा में सुबह शाम शीतलहर ने भी दस्तक देना शुरू कर दिया है। झारखंड में आज और कल 2 दिन बारिश के आसार रहेंगे। 12 अक्टूबर से फिर यहाँ भी मौसम साफ हो जाएगा। वैसे झारखंड के लातेहार में पिछले 2 दिन में आकाशीय बिजली गिरने से 4 लोगों की जान भी चली गई। और भी दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधि क्या रह सकती है, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वहीं अमेरिका में देखिए हेलन तूफान का कहर शुरू हो चुका है। 225 लोगों की मौत हुई। 225 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये तूफान आगे बढ़ रहा है। मैंने आपको 2-3 दिन से ही ये चेतावनी बताई थी कि अमेरिका में अभी सदी का सबसे बड़ा तूफान आ रहा है। और आखिरकार इस तूफान ने तबाही मचाना शुरू कर दिया है। अमेरिका के 12 राज्यों में तकरीबन 1.25 करोड़ लोग प्रभावित हैं। 1000 से ज्यादा फ्लाइट्स को अमेरिकी सरकार ने रद्द कर दिया है। ये तूफान से जुड़ी कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। अमेरिका से टकराया सदी का सबसे खतरनाक तूफान मिल्टन। 3 घंटे में 3 महीनों की बारिश हुई और बाढ़ की चपेट में 20 लाख लोग आ गए एक साथ। और तकरीबन 200 से 250-300 लोगों की जान जाने की भी खबर है। ये मैप में आप देख सकते हैं हरिकेन हेलन का रास्ता। ये तूफान कुछ यूं आ रहा है। चलिए मौसम के बाद अपन सराफा बाजार पर नजर डालते, सोना चांदी के भाव देखे क्या चल रहे हैं। तो देखिए सराफा बाजार में गिरावट जारी है। सोने के दाम में 171 रुपए की गिरावट हुई। अभी सोने का रेट 74,838 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। चांदी भी 308 रुपए सस्ती होकर 88,353 रुपए प्रति किलो बिक रही है। चलिए मार्केट की बात करें तो सेंसेक्स 144 अंक की तेजी के साथ 81,611 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 16 अंक चढ़ा। वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों की इक्विटी म्यूचुअल फंडों में निवेश बीते महीने सितंबर में 10% घटा, लेकिन SIP में निवेश नए रिकॉर्ड बना चुका। मतलब आजकल लोग बाग SIP प्लान में ज्यादा निवेश कर रहे हैं ना। और वहीं TCS कंपनी के Q2 के रिजल्ट भी जारी हो चुके हैं। कंपनी का मुनाफा 5% तक बढ़ा और कंपनी ने डिविडेंड देने का भी ऐलान किया है। और मार्केट कल का बंद होने के बाद ये कंपनी के रिपोर्ट्स नतीजे जारी हुए हैं। तो जरूर आप TCS के स्टॉक पर नजर रखें, है ना। 10 रुपए प्रति शेयर लाभांश डिविडेंड भी देगी कंपनी। ये TCS भी रतन टाटा श्री की ही कंपनी है। चलिए मार्केट के बाद अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में दोस्तों। देखिए महाराष्ट्र कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया। OBC आरक्षण में क्रीमी लेयर की सीमा को बढ़ा दिया है। 8 लाख रुपए से बढ़ाकर 15 लाख रुपए से प्रतिवर्ष करने का फैसला लिया है महाराष्ट्र कैबिनेट ने। बाकी एक और फैसला कल ही मैंने आपको बताया था, कुछ और जातियों को भी OBC कैटेगरी में जोड़ा गया है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। विंड एनर्जी पर एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों। साल 2030 तक 140 गीगावाट पवन ऊर्जा का लक्ष्य तय किया है। अभी हमारे देश में 96% पवन ऊर्जा क्षमता का उपयोग ही नहीं हो पा रहा, लेकिन अभी सरकार ने ये नया प्लान बनाया है। वहीं टेक न्यूज से खबर देखिए, गूगल ने लॉन्च किया जेमिनी AI का इमेजिन 3 मॉडल, जिसमें अब आप फ्री में AI इमेज जनरेट कर पाएंगे। वहीं ट्विटर भी एक नई मोनेटाइजेशन पॉलिसी लेकर आ रहा, जो कि क्रिएटर्स को फायदा मिलेगा इससे। पहले क्रिएटर्स को उनके पोस्ट में दिखाए गए विज्ञापनों से होने वाली कमाई का हिस्सा मिलता था, लेकिन कंपनी ने अब पॉलिसी बदल दी है। क्रिएटर्स को भुगतान उनके कंटेंट पर ट्विटर के प्रीमियम यूजर से मिलने वाले इंटरेक्शन के आधार पर दिया जाएगा। चलिए अगला अपडेट है दोस्तों। ट्राई ने डेटा जारी किए। इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या हमारे देश में बढ़कर 96 करोड़ से ऊपर पहुंच चुकी है। मतलब लगभग 100 करोड़ समझ सकते हैं अपन। जो अनुमानित 140 से 150 करोड़ भारत की पॉपुलेशन है, उनमें से लगभग 100 करोड़ लोग इंटरनेट यूज करने लगे हैं। और दूरसंचार कंपनियों को हर ग्राहक से तकरीबन 8% कमाई भी ज्यादा होने लगी है। चलिए खबर है CBAM मीटिंग में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली कि यूरोपीय संघ का प्रस्तावित कार्बन टैक्स मनमाना है, भारत के निर्यात को होगा इससे नुकसान। वहीं दोस्तों इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई पर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि महंगाई पर सख्त लगाम लगाना जरूरी है, नहीं तो ये फिर से बढ़ सकती है। RBI की MPC मीटिंग के बाद मूल्य वृद्धि पर रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की तरफ से सरकार को यह नसीहत दी गई। चलिए अगला अपडेट देखिए। केंद्र सरकार ने हिज्ब उत तहरीर संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया और सरकार का कहना कि इसका उद्देश्य इस्लामिक राज्य की स्थापना करना है, इसीलिए इस संगठन को प्रतिबंधित घोषित कर दिया सरकार ने। और खबर है इसी महीने 14-15 अक्टूबर को होगी वक्फ बल पर JPC की अगली बैठक। देखते हैं क्या फैसला लिया जाता है इसमें वक्फ बोर्ड बिल से जुड़ा। वही खबर है दोस्तों, महाराष्ट्र में चुनाव से पहले एकनाथ शिंदे सरकार ने बड़ा फैसला लिया और मदरसा शिक्षकों का वेतन बढ़ा दिया है। और ये वेतन में कितनी बढ़ोतरी की है देख सकते हैं आप। D.Ed शिक्षकों को पहले
6,000 रुपए का वेतन दिया जाता, जिसे सीधा बढ़ाकर 16,000 रुपए कर दिया, 10,000 की बढ़ोतरी की है। और बीएड शिक्षकों को जो 8,000 रुपए मिल रहे थे उनको भी बढ़ाकर 18,000 रुपए कर दिया। तो ये महाराष्ट्र कैबिनेट की तरफ से कुछ फैसले लिए गए। चलिए अगला अपडेट देखिए, जीव जंतुओं पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि बीते 50 सालों में जीव जंतुओं की आबादी 73% तक घटी है। WWF यानी कि वर्ल्ड वाइड फॉर नेचर की तरफ से जीव जंतुओं को लेकर जलवायु परिवर्तन के असर के चलते ये रिपोर्ट जारी की गई, जो कि वाकई में बड़ी हैरानी करने वाली रिपोर्ट है। चलिए अगला अपडेट देखिए, बैंक लोन पर खबर आ रही कि आरबीआई ने तो रेपो रेट नहीं बढ़ाई, लेकिन एक सरकारी बैंक की तरफ से फिर भी लोन महंगा कर दिया गया। और वो बैंक है दोस्तों केनरा बैंक ने अपने MCLR में 5 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर दी है। और ये जो बढ़ी हुई लोन की ब्याज दरें हैं, ये कल 12 अक्टूबर से ही लागू हो जाएगी। यानी केनरा बैंक से जिन लोगों ने लोन ले रखा उनकी हर महीने की EMI किस्त अब बढ़ने वाली है। चलिए अगला अपडेट देखिए, स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय की तरफ से रिपोर्ट में कहा गया कि हर साल 4 लाख से भी ज्यादा जिंदगियां खत्म हो जाती हैं अनजान चोट की वजह से। इस पर रोकथाम करने के लिए अब राष्ट्रीय रणनीति भी तैयार हो चुकी है। और इसके लिए सरकार ने अनजान चोट को 4 प्रमुख भागों में बांटा है। अनजान चोट का मतलब समझ रहे हो, जैसे रोड एक्सीडेंट, सड़क यातायात की दुर्घटनाएं हो गई, पानी में डूबना, आग में झुलसना या ऊंचाई से गिरना। इन घटनाओं पर रोकथाम लगाने के लिए अब सरकार श्रमिक, बच्चे, बुजुर्ग वगैरह इनको अलग अलग कैटेगरी में बांट रही है। और 2030 तक सरकार का प्लान है ऐसी घटनाओं में 30% तक कमी लाने का लक्ष्य बनाया जाए। इसके लिए अब सरकार नई पॉलिसी लागू करेगी, कुछ न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू किए जाएंगे, है ना। चलिए खबर देखिए, भारत ने पड़ोसी देश नेपाल को पुल निर्माण सामग्री भेजी। बाढ़ और भूस्खलन से 40 से ज्यादा पुल टूट गए थे, तो भारत ने ये मदद की है। वहीं खबर है, पशुपालन मंत्री जॉर्ज कुरियन ने कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पशु संगरोध और प्रमाणन सेवाओं का उद्घाटन भी किया। और देखिए ईडी ने DMCSL और अन्य मामलों में 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की अचल संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क की। रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2030 तक लगभग $350 बिलियन तक बढ़ सकता है भारत का कपड़ा क्षेत्र भी, यानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अच्छी खासी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। वहीं देखिए, स्वास्थ्य मंत्रालय ने नई दिल्ली में टेली मानस ऐप और वीडियो कॉल की सुविधा लॉन्च की। कल विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस था, आपको पता होगा 10 अक्टूबर को, और इस मौके पर ये कुछ नई सेवाएं लॉन्च की है सरकार ने, है ना। वहीं देखिए, शिक्षा मंत्रालय ने भी युवा संगम के 5वें चरण के लिए पंजीकरण पोर्टल शुरू कर दिया है। युवा संगम विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के युवाओं का लोगों से संबंध मजबूत करने के लिए एक नई पहल है सरकार की। 18 से 30 साल की उम्र आयु के युवा इस पोर्टल पर पंजीकरण कराकर इस अभियान में शामिल हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं, है ना। वहीं खबर देखिए, सरकार 10 नए ESIC मेडिकल कॉलेज भी स्थापित करेगी। श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई है। चलिए अगला अपडेट देखिए, चंद्रमा पर नए मिशन की तैयारी की जा रही है। अंतरिक्ष आयोग ने लुपेक्स मिशन को भी मंजूरी दी है। इस मिशन का मकसद और उद्देश्य क्या है, देख सकते हैं आप इसके बारे में ज्यादा डिटेल भी। चलिए अगला अपडेट देखिए, बिहार की नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया। शहरी क्षेत्र की कृषि भूमि पर घर बनाया तो देना होगा अतिरिक्त शुल्क। मतलब जो खेती के नाम पर भूमि है उस पर अब हाउस भवन निर्माण वगैरह नहीं करवाया जा सकेगा बिहार में, है ना। अच्छा, बिहार में टीचर्स के लिए भी सरकार ने कुछ नए नियम लागू किए हैं। अब सरकारी स्कूल में टीचरों के कपड़ों पर बनी रहेगी शिक्षा विभाग की नजर, और इंस्टाग्राम रील वगैरह बनाने पर भी रोक लगा दी। मैंने आपको कल ही बताया था, ड्रेस कोड सिस्टम लागू होगा। बिहार के सरकारी स्कूलों में जींस टी शर्ट वगैरह ये पहनने पर भी रोक लगा दी गई है, और स्कूलों में नाच गाने रील बनाने वगैरह पर भी रोक लगा दी है ना। चलिए अगली खबर देखिए, राजस्थान की भजनलाल सरकार ने प्रदेश को बड़ी सौगात दी। 6 नई नगर पालिकाओं का गठन किया है। ये कहां किया गया, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। और वही खबर है, राजस्थान में 30 नवंबर तक होगी खाद्य सुरक्षा योजना में eKYC। उचित मूल्य की दुकानों पर कर सकेंगे उपभोक्ता, KYC करवा सकते हैं आप। चलिए अगला अपडेट है, मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य बन चुका दोस्तों जहां पूरी रजिस्ट्री प्रक्रिया अब घर बैठे हो सकेगी। और इसके लिए MP सरकार ने संपदा 2.0 पोर्टल भी लॉन्च कर दिया है। दिल्ली की एक महिला ने सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही पावर ऑफ अटॉर्नी कंप्लीट कर दी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सरकार की तरफ से MP में नामांतरण रजिस्ट्री जैसी प्रक्रियाओं में गड़बड़ी पर रोक लगाने के लिए ये पूरा सिस्टम ऑनलाइन लॉन्च कर दिया। और ऐसा सिस्टम लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला स्टेट भी बन चुका है ना। चलिए अगली खबर देखिए, छत्तीसगढ़ में पहली बार राष्ट्रीय गोल्फ चैंपियनशिप का आयोजन होने जा रहा। मुख्य सचिव ने लगाया दांव, देश भर से आएंगे IAS IPS बिजनेसमैन। 10 लाख का प्राइज मनी होगा। 24 से 26 अक्टूबर के बीच इसका आयोजन होगा रायपुर में। वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी स्कॉलर प्लेनेट मोबाइल ऐप लॉन्च किया। GCAP वर्ल्ड सॉफ्टटेक प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से भी सहयोग मिला। छात्रों और शिक्षकों को इस ऐप के जरिए बहुत फायदा होगा। ये देख सकते हैं आप, इस ऐप का और ज्यादा क्या काम होगा, बेहतर संवाद यानी स्टूडेंट की कम्युनिकेशन स्किल वगैरह भी बेहतर होगी इससे, है ना। और वहीं देखिए, यूपी में बंदियों को बार बार कोर्ट में नहीं किया जाएगा पेश। जल्द ही नई व्यवस्था लागू होगी। यूपी सरकार की तरफ से ये भी इंतजाम कर दिया है। अब बार बार बंदियों को कोर्ट में ले जाने की बजाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही जेल में उनकी पेशी हो पाएगी यूपी में, है ना। अच्छा, इधर बिहार में भी देखिए दोस्तों, मठ मंदिरों को लेकर हाईकोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला सुनाया गया। DM के अनुशंसा पर ही कमेटी बनेगी। धार्मिक न्यास बोर्ड की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए बिहार में पटना हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया। वहीं बिहार सरकार की घोषणा, मधुमक्खी पालन करने वाले किसानों को 75% तक अनुदान मिलेगा। हर लाभार्थी को मिलेंगे 20 से 50 बॉक्स और छत्ते। शहद उत्पादन में भी बढ़ोतरी का लक्ष्य रखा है नीतीश सरकार की तरफ से। इस योजना की और क्या मुख्य विशेषताएं देख सकते हैं आप इसके बारे में डिटेल भी। चलिए खबर है, झारखंड में हर महिला को सालाना 30,000 रुपए दिए जाएंगे। गोगो दीदी योजना का विरोध करने वाला जामुमो सम्मान योजना लाएगा। झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार द्वारा ये प्लान भी बनाया जा रहा है, देख सकते हैं आप इस बाबत डिटेल भी। वही देखिए, हरियाणा राज्य में स्कूलों की टाइमिंग बदली।
दुर्गा अष्टमी के मौके पर सुबह 10 बजे खुलेंगे स्कूल। डबल शिफ्ट में कोई बदलाव नहीं हुआ, दोपहर 2:30 बजे छुट्टी होगी। विद्यालय शिक्षा निदेशालय की तरफ से ये आदेश भी जारी किया गया। चलिए खबर है दोस्तों पंजाब चंडीगढ़ में देखिए आप, सरकारी इमारतों में सौर ऊर्जा परियोजनाएं अटकी हुई हैं। हरियाणा सरकार से कोई जवाब नहीं मिल रहा, बल्कि साल 2030 तक सरकारी विभागों को नेट जीरो बनाने का लक्ष्य तय कर रखा है। वहीं देखिए चंडीगढ़ में बढ़ेंगे अब इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग स्टेशन। हर 20 किलोमीटर पर आपको ईवी चार्जिंग स्टेशन मिल जाएगा और मोबाइल ऐप के जरिए पता भी चल पाएगा कि चार्जिंग पॉइंट है कहां पर। चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से ये भी प्लान बनाया जा रहा। चलिए अगला अपडेट देखिए, हिमाचल प्रदेश में पुलिस भर्ती का एक नया मौका है युवाओं के लिए। कांस्टेबल के 1088 पद विज्ञापित किए गए, जिनमें पुरुषों के 708 और महिलाओं के 380 पद भरेगी हिमाचल सरकार। इनके लिए 31 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन भी मांगे गए। अच्छा, और वहीं दोस्तों हिमाचल में अब पानी भी महंगा होगा। सुक्खू सरकार ने वित्तीय संकट के बीच पेयजल और नल कनेक्शन के नए कनेक्शन रेट वगैरह भी बढ़ा दिए हैं। अब शहरों में घरेलू कनेक्शन के लिए 1000 रुपए और व्यावसायिक कनेक्शन के लिए 1500 रुपए देने होंगे। इसी तरह से गाँव में 200 से 500 रुपए तक लगेंगे और विभाग ने कॉमर्शियल कनेक्शन के भी ये रेट जारी किए, देख सकते हैं आप। वहीं हिमाचल प्रदेश में मानसून का कहर कुछ यूं देखा गया, 1363 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, 33 लोग लापता हुए। चलिए खबर है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बड़ी घोषणा, यमुनोत्री, गोचर और जोशियाड़ा के लिए जल्द शुरू की जाएगी हवाई सेवाएं। वहीं देखिए पंजाब राज्य को भी केंद्र सरकार के द्वारा टैक्स राशि के रूप में 3220 करोड़ रुपए मिले हैं। केंद्र सरकार ने एडवांस फंड के रूप में यह धनराशि जारी की है। चलिए टेक न्यूज से खबर देखिए, ट्रू कॉलर में एक नया वेरिफिकेशन फीचर आया है। यूपीआई की मदद से भी आप वेरिफिकेशन कर पाएंगे। इसमें कैसे आप इस फीचर का फायदा ले पाएंगे देख सकते हैं आप डिटेल भी। और वहीं दोस्तों मेटा इंस्टाग्राम का जो ट्विटर के जैसे एक थ्रेड ऐप है, उस पर भी अब आपको एक नया फीचर मिलेगा। इंस्टाग्राम रील्स को डायरेक्टली आप थ्रेड्स पर पोस्ट कर पाएंगे, है ना। चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देखिए आप। उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं के लिए भी सुनहरा मौका है, साहसिक पर्यटन का प्रशिक्षण देगी अब आईटीबीपी। और वहीं बोर्ड एग्जाम पर खबर आ रही है, इस राज्य में कक्षा 10वीं में ग्रेस मार्क्स खत्म कर दिए हैं। शिक्षा मंत्री की तरफ से ये बात की जानकारी दी गई। दरअसल कर्नाटक के स्कूल शिक्षा मंत्री का कहना है कि अब 10वीं क्लास में स्टूडेंट को ग्रेस मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। और वही देखिए यूपी प्रयागराज के युवाओं के लिए अच्छी खबर, 500 पदों पर भर्ती के लिए रोजगार मेले का आयोजन होने जा रहा। 14 अक्टूबर को सुबह 10 बजे इस रोजगार मेले का आयोजन होगा ITI कॉलेज परिसर में। और खबर है दुनिया के शीर्ष वैज्ञानिकों में उत्तराखंड के भी एक वैज्ञानिक का नाम शामिल हुआ। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से लिस्ट जारी की गई, जिसमें भारत के लिए बड़े गर्व की बात है उत्तराखंड के ये वैज्ञानिक भी इस लिस्ट में शामिल हुए। और देखिए बांग्लादेश सरकार ने भी अब हिंदुओं के मामले से जुड़ा यू टर्न लेते हुए कहा कि दुर्गा पूजा केवल हिंदुओं का नहीं बल्कि सभी का त्योहार है। बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने अब हिंदुओं को खुश करने के लिए कुछ नए फैसले लिए हैं। ओके, और चलिए दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डालें तो देखिए कुंभ राशि वालों की डेली इनकम बढ़ेगी। मीन राशि वाले नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज का दिन अच्छा रहेगा। वृषभ राशि के लोग अपने स्रोत का सही से इस्तेमाल करें और वृश्चिक राशि के लोगों को विवादों से दूर रहना चाहिए आज के दिन। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ, अंत में मैं आज आपसे कोई सवाल नहीं पूछने वाला हूँ। आप भी चाहें तो मुझे दुर्गाष्टमी, महानवमी, विजयादशमी की शुभकामनाएं दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। बाकी अगेन मेरी तरफ से पूरी DLS न्यूज फैमिली के सभी सब्सक्राइबर्स मेंबर को सपरिवार ढेर सारी शुभकामनाएं। त्योहारों को अच्छे से मनाओ, खुशियों के साथ अपने परिवार के साथ। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना दोस्तों। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना, रोजाना DLS भाई के साथ समाचार सुनते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।